आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट। बेटा छोटी सी बार मैग्नेट है, उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और कोशिश करेंगे अपन उसको याद भी रखें, ठीक है। ये निकालेंगे और ये याद रखें। इस पर जरूर जेई ने सवाल पूछ रखे, हालांकि इसकी जो डेरिवेशन वगैरह हैं वो हम बिना मोनोपोल वाले फॉर्मूले के नहीं कर सकते थे, इसलिए बेटा मैंने वो तो निकाल दिया, निकाल के दिया, एक तरह से चार्ज वाले से कंपैरिजन कर दिया। और अब हम बेटा इसको थोड़ा सा ढंग से याद भी करेंगे, और हो सकता है कि इसके सवाल वगैरह तो हम कभी ना कभी शीट में भी फेस करें और आगे जाके भी कहीं ना कहीं फेस करें। आपके पास बड़ा एक छोटी सी बार मैग्नेट है इस तरह की, मैं पहले बोल दूं बेटा बार मैग्नेट बहुत बड़ी नहीं है। इस बार मैग्नेट का यहां पर साउथ है, यहां पर बेटा नॉर्थ है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ जो है, सॉरी बेटा इसका डायपोल मोमेंट जो है वो कैपिटल एम है, और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन बेटा कहां से कहां तक होती है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। मैं एक बार मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं एक्सिस पे, एक्सिस मतलब इस साउथ और नॉर्थ को जोड़ने वाली जो लाइन है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो मैं एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस। निकालते बेटा निकालते हैं। छोटी सी डायपोल है, बहुत बड़ी नहीं है, मैग्नेट छोटी सी है, बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। इस मैग्नेट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, ऐसे तुम इक्वेटोरियल बोल सकते हो, इस लाइन को बेटा तुम इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हो। हम इक्वेटोरियल लाइन पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। हम एक बार बेटा पहले एक्सिस पर निकाल लेते हैं, बाद में इक्वेटोरियल पे भी निकालेंगे, ठीक है। इस मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ मैंने -m मान ली है, नॉर्थ पोल की मैंने +m मान ली है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो सेपरेशन है वो बेटा मैंने l मान लिया। आई नो इट वेरी वेल कि जहां कहीं स्मॉल m इंटू एल लिखा हुआ दिखाई देगा, मैं वहां पर बड़े आराम से कैपिटल M लिख सकता हूं। कैपिटल M इज बेसिकली द डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट। मुझे इस मैग्नेट की वजह से एक्सेस वाले किसी पॉइंट पर काफी दूर यहां कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल निकाल लूंगा। r डिस्टेंस दूर निकालनी है, बिल्कुल निकाल लूंगा। इस नॉर्थ पोल से, सॉरी बेटा ये बीचों बीच से मैंने लिया है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल आपका +m है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इधर की तरफ, ये ज्यादा आएगी। कितनी है ये मैग्नेटिक फील्ड? मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है μ0 अपॉन 4π, उसकी पोल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय इसकी यहां से तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है r बेटा, ये l/2, तो यहां से तक डिस्टेंस है r - l/2, तो r - l/2। फेयर इनफ। इस साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कम है, लेकिन इधर की तरफ है। सर कम क्यों है बेटा? ये साउथ पोल थोड़ा सा दूर है, नॉर्थ पोल थोड़ा सा नजदीक था। इस साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा ऑफ कोर्स μ0 अपॉन 4π, पोल स्ट्रेंथ बेटा उसकी भी m है, डिवाइड बाई इस मोनोपोल से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है r, ये है l/2, तो r + l/2। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सर आपने -m क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा -m तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगी। अब अलग से माइनस लगाना जरूरत थोड़ी यार। अब मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सिस वाले पॉइंट पर कुल मिलाकर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे सर एक्सिस वाले पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ है राइट में कुछ है लेफ्ट में, राइट वाली बड़ी है लेफ्ट वाली छोटी है, तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ और उसकी वैल्यू है दिस माइनस दिस। तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है μ0 अपॉन 4π, कॉमन आ जाएगा, m भी बेटा कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच जाएगा? ब्रैकेट में मेरे पास बन गया 1/r - l/2 का होल स्क्वायर -1/r + l/2 का होल स्क्वायर। नॉट दैट टफ, बड़े आराम से काम बन जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी μ0 अपॉन 4π m। तो ठीक है बेटा, नीचे मेरे पास आ जाएगा r²
माइनस एल स्क्वायर बाई 4 का भी स्क्वायर। बड़ा मैं एलसीएम अगर लूंगा तो आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, एल आर माइनस एल आर बड़ा दैट इज 2 टाइम्स एल आर, बड़ा 2 टाइम्स एल आर। इस m इंटू एल को हम बड़ा पहले से पहचानते हैं, बट दिस इज योर कैपिटल M, और मेरे पास आ गया दैट इज 2 टाइम्स, बड़ा 2 तो बाहर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m इंटू एल इज ऑफ कोर्स कैपिटल M, r नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। बट हम तो शॉर्ट मैग्नेट पढ़ रहे हैं कि L की जो वैल्यू है वो R के सामने बहुत छोटी है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 को मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं, उसकी पावर 2 R की पावर 4 हो गई, ऊपर R है नीचे R की पावर 4 है, बेटा मेरे ख्याल से नीचे R रेज़ टू पावर 3 बच गया। तो कुल मिलाकर एक्सिस वाले पॉइंट पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का कितना शानदार सा फॉर्मूला आ गया है, 2kp अपॉन R रेज़ टू पावर 3। सर कुछ गलत बोल दिया आपने? हाँ बेटा गलत बोल दे रहे हैं, जानबूझ के बोला है। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फॉर्मूला था, 2kp अपॉन आर क्यूब। 2k बेटा k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p था इलेक्ट्रिक डायपोल, m है आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट, r बड़ा डिस्टेंस तब भी थी, r आपकी डिस्टेंस अब भी है, तो एक्सिस पर आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है। बच्चा कहते हैं कि सर आपने राइट साइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, सर क्या आप लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो? बेटा निकाल लो, यहां से r डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी, डायरेक्शन भी यही रहेगी, डायरेक्शन भी बेटा यही रहेगी। कैसे देखना, साउथ की वजह से नेगेटिव है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी, साउथ वाला नजदीक है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, नॉर्थ वाला दूर है तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड छोटा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो ऐसे ही आएगी। तो पूरी की पूरी एक्सिस पर आप ऐसा मान सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी, यूं। बेटा आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट कहां से कहां होता है? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर साउथ टू नॉर्थ होता है। अगर आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट अगर साउथ टू नॉर्थ है तो पूरी की पूरी एक्सिस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक डायपोलमेंट की तरफ ही है। तो आप और बेटर तरीके से कह सकते हो, वेक्टर फॉर्म में कह सकते हो कि एक्सिस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड तो मेरे पास आ गया है 2 टाइम्स के P अपॉन R रेज़ टू पावर 3। डायरेक्शन जो आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने लिख दिया है एक यूनिट वेक्टर m कैप, यूनिट वेक्टर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, बेटा क्या m कैप। m इंटू एम कैप को हम पहले से जानते हैं, मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ से बिल्कुल, दैट इज आवर m वेक्टर। तो कोई बच्चा अगर वेक्टर फॉर्म में अगर याद करना चाहे तो इस तरह से याद कर सकता है। ये लीजिए बेटा, एक्सिस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड याद करना चाहो वेक्टर फॉर्म में, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक। बेटा 2 से 4 को काटना मत, क्योंकि ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, इसे हम पूरा एक कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। अक्सर आप देख लेना, पूरी शीट में देख लेना, HC में देख लेना, JEE में देख लेना, IIT एडवांस के सवाल देख लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे एक साथ से लिखा रहता है। तो मेरी भी आदत ऐसी है, ठीक है। हालांकि ऐसे काट दोगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, लेकिन वो याद करना भी तो आसान हो जाएगा, 2kp अपॉन R रेज़ टू पावर 3 वगैरह। तो अपने आप में एक अलग कांस्टेंट हो गया, कौन सा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो अच्छा ही अपने लिए, तो कोई बुरी बात थोड़ी यार। अब हम निकालते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है। हालांकि वैसे से ही आएगी जैसे आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से आई थी। हेडिंग लिखना बेटा, एट इक्वेटोरियल लाइन। बेटा इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अभी देखते हैं। आपके पास शॉर्ट मैग्नेट है बेटा, ऐसी शॉर्ट मैग्नेट बेटा जिसका ये साउथ ये नॉर्थ, मैग्नेटिक डायपोलमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपके पास जो इक्वेटोरियल लाइन है वो ये है। इक्वेटोरियल लाइन इज बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक डायपोलमेंट इस मैग्नेट का कैपिटल M है, जिसमें से ये बेटा आपका -m, ये आपका +m, -m और +m के बीच में जो सेपरेशन है आपके पास वो L है। तो
तो आप हमेशा कैपिटल एम को स्मॉल एम इंटू एल कह सकते हो। ठीक है, मुझे इस इक्वेटोरियल पर कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, निकालते हैं बेटा। इस प्लस एम की वजह से इस प्लस एम की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखनी आती है। लेट्स से बेटा यहां से तक डिस्टेंस सवाल में आपको गिवन है कि इट इज आर। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मोनोपोल की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है? बिल्कुल लिखनी आती है। क्या फॉर्मूला बेटा मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट अपॉन 4 इसकी पोल स्ट्रेंथ m अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये r है, ये l/2 है, तो ऑफ कोर्स दिस डिस्टेंस इज रूट ऑफ l²/4 प्लस r²। तो r² प्लस l²/4 के रूट का स्क्वायर, थोड़ा वापस से ये आ गया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से इस माइनस एम की वजह से इस पॉइंट पर बेटा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नीट्यूड में तो उतनी आएगी। सर मैग्नीट्यूड में उतनी ही क्यों आएगी भाई? जितना एम ये उतना एम ये, बस प्लस माइनस का तो अंतर है, तो डायरेक्शन का अंतर हो गया। जो डिस्टेंस ये वो डिस्टेंस ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी आ गई। तो बी और बी बेटा 2b थोड़ी लिख देंगे, इतने गंवार थोड़ी है अपन। बेटा हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ढंग से जोड़ना पड़ता है। अगर आपके पास ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऑफ कोर्स बेटा ये वाला एंगल भी थीटा है। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और बेटा ये आपका एंगल थीटा है। इस बी के दो कंपोनेंट आएंगे, बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। इस बी के दो कंपोनेंट आएंगे, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। ये जो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, और आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आएगी। आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आएगी, एंड दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली 2 टाइम्स बी कॉस थीटा। सर ये बी क्या है बेटा? बी है अकेले मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने पहले से लिखी हुई है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 स्मॉल m अपॉन r² प्लस l²/4 into cos theta। बेटा cos theta is of course base upon hypotenuse. Base is l/2 and hypotenuse, we know it very well. Base is l/2, hypotenuse is root of r² plus l²/4। तो बेटा मैं इसको 3/2 लिख दूं यार, एक तो बेटा पहले से था, रूट और लगा दिया। 2 से बेटा 2 आपका कैंसिल हो गया। ये स्मॉल m इंटू एल तो देखा देखा लग रहा है, आप बोलोगे सर तुम्हारा कैपिटल M हो गया। तो हमारे पास कुल मिलाकर इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक डायपोल, सर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 m इंटू एल इज ऑफ कोर्स बेटा कैपिटल M अपॉन 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 r² प्लस l²/4। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन बेटा हम लोग इसको और बेटर तरीके से याद रखते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मैग्नेट की वजह से, सिर्फ शॉर्ट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वही याद करेंगे। तो उस केस में मैं एक अजम्पशन ले लूंगा कि हमारा जो L है वो R के सामने बहुत छोटा है। अगर हमारा L जो है वो R के सामने बहुत छोटा है तो l² तो r² के सामने और छोटा है। तो मैं इस, अरे बेटा यहाँ पर 3/2 है, ठीक। तो बेटा मैं कहूंगा कि r² प्लस l²/4 को r² लिख दो, r² की पावर 3/2 को बेटा r³ लिख दो। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 m अपॉन r⁻³ बेटा मेरे ख्याल से मेरे बच्चे जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से भी एग्जैक्टली यही फॉर्मूला आया था। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ऐसे पड़ा था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ऐसे, और उसका फॉर्मूला था Kp अपॉन r⁻³। क्या फॉर्मूला था बेटा? Kp अपॉन r⁻3। Kp अपॉन r⁻3। P था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, बेटा M आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड दैट्स इट। मैं यहां पर एक काम और कर सकता हूं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये इक्वेटोरियल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो? जी हां बिल्कुल लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो मेरा ये रहा, मैग्नीट्यूड तो मेरा ये रहा। रही बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन आप देख पा रहे हो,
आप देख पा रहे हो कि आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो है ऐसे और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर है ऐसे। डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बेटा 180 है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये एम वेक्टर की तरफ नहीं है, एम वेक्टर के अपोजिट है। एम वेक्टर के अपोजिट जो यूनिट वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो, वो होता है बेटा आपका माइनस एम कैप। क्या होता है बेटा? माइनस एम कैप। m इंटू एम कैप इज योर m वेक्टर, और आपके पास वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आ गया माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m वेक्टर अपॉन r रेज टू पावर 3। इक्विटोरियल पर अगर कोई आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है तो आप कह सकते हो कि बेटा दिस विल बी लाइक दिस। तो इक्विटोरियल वाले पॉइंट पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये आएगी। ठीक है बच्चों, मैं जानता हूं इस बात को कि सारे के सारे फॉर्मूले रिपीटेटिव हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर के जो टर्म्स हैं उनके साथ अगर यूज टू कर दूंगा तो मेरा काफी हद तक काम तो बन ही जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हमने मैग्नेट की वजह से एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकाली, इक्वेटोरियल पे भी निकाली, हम जनरल पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं और उसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, काम भी आ सकता है अपने। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट एट जनरल पॉइंट। बेटा किसी जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? सुनिए बेटा, आपके पास बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि ये रही आपकी मैग्नेट, ठीक है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m। अरे बेटा ये एरो ऐसे, मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और मुझे क्या है कि किसी मैग्नेट से r डिस्टेंस दूर किसी एंगल थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किसी पॉइंट P पर निकालते हैं। दिस इज योर m वेक्टर, दिस इज योर r वेक्टर, मुझे वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बिल्कुल निकालते हैं। सुनना बेटा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इस m के बेटा दो कंपोनेंट कीजिए। एक कंपोनेंट कीजिए इस तरफ, एक कीजिए इस तरफ। ये वाला जो कंपोनेंट है m का, ये आ जाएगा m cos थीटा, और एक कीजिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये m cos थीटा है तो ऑफ कोर्स बेटा ये आपका m sin थीटा है। भाई डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट तो कह ही सकते हैं। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने इसकी वजह से यहां पर, और मैंने इसके दो कंपोनेंट कर दिए, m cos थीटा एंड m sin थीटा, जानबूझ के किया मैंने। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये m cos थीटा की तो एक्सिस पर है और m sin थीटा के इक्वेटोरियल पे है, और हमें एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना आता है, मतलब याद कर रखा है, और इक्वेटोरियल पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। अब सुनना बेटा, इस m cos थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के अलोंग ही आएगी, और उसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स k p अपॉन r रेज टू पावर 3। आई होप इट्स ओके। इस m sin थीटा की वजह से, इस m sin थीटा के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल पे है। डायपोल मोमेंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट होगी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। बेटा मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल वाली बोल रहा हूं, मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर वाली बोल रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता है kp अपॉन r रेज़ टू पावर 3। k नहीं बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p नहीं बेटा m अपॉन r रेज़ टू पावर 3। जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑफ कोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। कोई अगर मुझे कहे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखो, बिल्कुल लिखेंगे,
बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अंडर रूट ऑफ, बेटा दोनों परपेंडिकुलर हैं तो बी पैरेलल का स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो भी कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लो। बेटा कॉमन क्या क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओ सॉरी बेटा मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी, क्या, मुझे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस डायपोल के लिए ये वाला पॉइंट कहां पर है, एक्सिस पर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2kp अपॉन r⁻³ p नहीं बेटा m, m नहीं, जिस डायपोल की वजह से यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसका डायपोल मोमेंट बेटा m थोड़ी है, उसका डायपोल मोमेंट तो आपके पास m cos थीटा है, तो बेटा m cos थीटा लिखें। इस m sin थीटा के लिए ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पे है, इक्वेटोरियल पे फॉर्मूला होता है kp अपॉन r⁻³, लेकिन जिसके कारण आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऑफ कोर्स m नहीं है बेटा, m का sin थीटा है, तो जहां पर m लिखा था बेटा वहां पर आप m sin थीटा लिखें। सर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो बेटा, देखना क्या क्या कॉमन आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, r⁻³ कॉमन आ गया, 2 टाइम्स कॉस थीटा का स्क्वायर बेटा ऑफ कोर्स आ गया, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर तो बन ही जाएगा, और हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r⁻³ इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़ा मेरे पास कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। थीटा को अगर 0 कर दोगे तो बेटा वही आपका एक्सिस वाला आंसर आ जाएगा, थीटा को 90 रख दोगे तो बेटा वही आपका इक्वेटोरियल वाला आंसर भी आ जाएगा। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेटा किसी मैग्नेट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद रखना चाहते हो तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो। थीटा इक्वल्स टू 0 रखते ही बेटा चेक कर लो, एक्सिस वाला आपका आंसर आ रहा होगा, चेक कर लो बेटा कितना, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r⁻³ बेटा चेक कर लेना। जैसे आप थीटा को 90 रखोगे, थीटा को 90 मतलब बेटा यहाँ पर, तो आपके पास बेटा इक्वेटोरियल वाली मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r⁻³। तो हमने मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या किया, उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट कर दिए, एक m cos थीटा एक m sin थीटा। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी और उन दोनों को ऐड कर दिया। तो दोनों कंपोनेंट्स की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो ऑफ कोर्स जो हमारे पास जो रिजल्टेंट है, जो नेट मैग्नेट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें पता ही है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है बच्चों, इट वॉज ए फॉर्मूला टू रिमेंबर, अच्छा फॉर्मूला है बेटा, याद रख सकते थे। आगे चलते हैं बच्चों। आप भी सोच रहे होंगे सर बोर कर रहे हैं, बेटा मैं पहले बोल दूं पहले 2-3 लेक्चर ही बोरिंग है, ठीक है, क्या करें बेटा, वो चैप्टर को बिल्डअप करना पड़ता है ना, ऐसे रैंडमली थोड़ी स्टार्ट कर देंगे, हाँ ठीक है फलाना दिखाना है, इसको थोड़ी स्टार्ट कर देंगे। तो पहले 1-2 लेक्चर थोड़ा से, मैं मानता हूँ कि अब यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सबसे पहला और दूसरा लेक्चर था उसको देख के तो लगता है कि यार इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, यही हाल ज्योमेट्री ऑप्टिक्स का था। तो किसी भी चैप्टर का जो पहला या दूसरा जो लेक्चर होते हैं उसमें बिल्डअप करनी पड़ती है, बिल्डअप में हल्का सा टाइम तो लगता ही है, फिर चीज़ें ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग लगातार हो ही जाती हैं, ठीक, क्योंकि शुरुआत में बेसिक ज़्यादा होता है ना। हाँ बड़ा सवाल, आपके पास बड़ा 2 शॉर्ट मैग्नेट्स हैं, ऐसे पढ़िए, एक शॉर्ट मैग्नेट ये रही, एक शॉर्ट मैग्नेट ये रही और एक उसके परपेंडिकुलर है। ये दूसरी बेटा उसके परपेंडिकुलर। ये जो शॉर्ट मैग्नेट है इसका ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, इसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट है m1, इसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट है m2 और इसका ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। दोनों मैग्नेट्स इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, ठीक है ना, इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है बड़ा वो r है, ये बड़ा कोई ना कोई पॉइंट है P एग्जैक्टली मिड पे,
आपको बताना है कि इस पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? वेरी इजी। M1 की वजह से, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। इस मैग्नेट के लिए ये वाला पॉइंट कहां पड़ा है? एक्सिस पर। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायपोल मोमेंट के अलोंग ही होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको मैंने लिख दिया है B1। B1 की वैल्यू क्या है हम अलग से लिख सकते हैं। बेटा एक्सिस पर मेरे बच्चे फॉर्मूले जानते हैं, दैट इज सॉरी दैट इज 2 times म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 अपॉन R⁻³ इस डायपोल के लिए सेकंड डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल बोल दो, बार मैग्नेट बोल दो। इस सेकंड डायपोल के लिए बेटा ये वाला पॉइंट कहां पड़ा है? इक्वेटोरियल पर। और डायपोल मोमेंट है साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा उसके जस्ट अपोजिट। मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस बेटा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक, काश मैं ये B2 लिख पाऊं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे। B2 अगर लिखना है इक्वेटोरियल पे है। ओ बेटा मेरे से एक गलती हो गई। इस मैग्नेट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है बेटा ये R नहीं है बेटा, कितनी है? R/2 है। तो बेटा मुझे ना यहां पर बेटा R/2 लिखना चाहिए। सॉरी, ठीक है। हाँ मैं मुद्दे पे आता हूं वापस से। इस मैग्नेट के लिए बेटा कहां पर पड़ा है? इस मैग्नेट के लिए पड़ा है कहां पर? इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पर मेरे पास फॉर्मूला है K P बेटा, इसका डायपोल मोमेंट M2 है अपॉन R⁻³ बेटा, डिस्टेंस R नहीं है बेटा, कितना है? R/2। सर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा? नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी और रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है बेटा बाहर निकाल लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ गया बेटा, ये 2⁻³ 8, 2⁻³ 8 ये कॉमन आएगा, तो 8 बेटा बाहर निकाल लो। ठीक है, ये नीचे से बेटा R⁻³ भी बाहर निकाल दो। अंडर रूट ऑफ 4 times M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटा, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। इस नेट मैग्नेटिक फील्ड ने इन दोनों मैग्नेट को जोड़ने वाले लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रखा, हम तो ये भी निकाल सकते हैं। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज B2, बेस इज B1, तो tan phi इज बेसिकली B2 अपॉन B1। मैंने B2 अपॉन B1 किया तो बड़ा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, R⁻³ कैंसिल, 8 भी कैंसिल। मेरे पास बड़ा मेरे ख्याल से आ जाएगा M2 अपॉन ऑफ कोर्स 2 times ऑफ M1। तो अगर कोई हमसे एंगल फाई पूछेगा तो हम ये एंगल फाई भी बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई रियली होप बेटा सारा मामला सेट हो गया। आगे चलते हैं, एक बढ़िया सा सवाल और करते हैं। सवाल अच्छा है, जेई ने पूछ रखा है, लेकिन मैंने भी आपको करा रखा है। सर आपने कब कराया बेटा? मैंने यही वाला सवाल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ करा रखा था। आज ये सवाल मैग्नेटिक डायपोल का हो चुका है, और ये वाला सवाल या तो बेटा IIT एडवांस में पूछा है, जेई मेन में पूछा है, मुझे एक्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा, और रिसेंट ईयर्स का सवाल है यार। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास 2 शॉर्ट मैग्नेट्स हैं ऐसे, ये शॉर्ट मैग्नेट इसी के एक्सिस पर दूसरी शॉर्ट मैग्नेट, ये दूसरी शॉर्ट मैग्नेट, दिस वन इज नॉर्थ बेटा, दिस वन इज साउथ, दिस वन इज साउथ बेटा, दिस वन इज नॉर्थ।
इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m1, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m2, और दोनों के दोनों बड़े ऐसे सेम एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे दोनों शॉर्ट मैग्नेट्स हैं, और उनके बीच बड़ा जो सेपरेशन है ये आपका r है। दोनों के बीच ये जो बड़ा सेपरेशन है ये आपका r है। These are two short magnets. एक का डायपोल मोमेंट m1, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m1, दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m2, दोनों के बीच में सेपरेशन आपका r, दोनों शॉर्ट मैग्नेट हैं। शॉर्ट मतलब छोटी है बेटा, ठीक है, अजम्पशंस ले सकते हो कि r बड़ा है। मुझे इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कि इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। सवाल लिखिए बेटा, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन these two मैग्नेट्स। इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, ये निकालिए। हो सकता है कि बेटा आपको हल्का फुल्का याद आ रहा हो सकता है किसी बच्चे को तो रिजल्ट भी याद हो कि इस तरह का सवाल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। चलिए बेटा सोचते हैं, ऐसा मान लेता हूं मैं कि m1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर m2 पड़ा है। सुनो इस बात को, m1 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर m2 पड़ा है, ऐसा हम मान लेते हैं, और m1 के कारण एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है। ठीक, अब सुनना इस बात को, मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो सेपरेशन है ये एक बार के लिए मैं 2a मान रहा हूं। साउथ पोल को मैंने -m और नॉर्थ पोल को मैंने +m बोल दिया है। जहां कहीं मुझे स्मॉल m इंटू 2a लिखा हुआ दिखाई देगा, मैं वहां पर m2 लिख दूंगा। ठीक, अब सुनना, इस मैग्नेट, अब भूल जाओ कि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसको भूल जाओ। अब ये सोचो कि ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के कारण एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मोनोपोल पड़ा है, यहां पर दूसरा मोनोपोल पड़ा है, यहां पर फोर्स निकाल लेंगे। सुनना आराम से। नॉर्थ पोल यहां पर, साउथ पोल यहां पर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इस पर ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे। साउथ पोल पर जो फोर्स आता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है इसकी तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसको एक बार B1 लिख देता हूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है B1। फेयर एनफ। इस नॉर्थ पोल पर इसके कारण कितना फोर्स आएगा, वो होगा इसका तो m मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, और नॉर्थ पोल है इसलिए जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी तरफ आपका फोर्स आ जाएगा, और फोर्स की वैल्यू आ जाएगी m इंटू B2। मैं जानता हूं कि इस मैग्नेट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, तो कुल मिलाकर जो फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और उस नेट फोर्स की जो वैल्यू होगी बड़ा दैट विल बी दिस माइनस दिस, दैट इज m इंटू B1 माइनस m इंटू B2। m तो ठीक है, B1 माइनस B2। B1 मतलब इस मैग्नेट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। कोई फॉर्मूला है क्या मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल फॉर्मूला है, वही तो सीख रहे हैं। एक्सिस पर होता है 2k P अपॉन r⁻3। अरे बेटा इससे यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस अगर r है, ये a माइनस कर दो तो r माइनस a⁻3 माइनस इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वेरी सिंपल 2k P
अपॉन आर रेज टू पावर 3। अरे आखिर यहां से तो डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है ए, तो आर प्लस ए रेज टू पावर 3। जो कांस्टेंट हो उनको बाहर निकाल लो, जो कॉमन हो उनको बाहर निकाल लो। 2 बाहर, m तो बड़ा बाहर है ही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, कैपिटल M1 बाहर। मेरे पास आ गया r माइनस ए की पावर 3 -1 अपॉन r प्लस ए की पावर 3। वैसे चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसको लिख सकता हूं बड़ा नेट फोर्स इज, बड़ा फिर से देखना क्या है कॉमन है, 2 बाहर, m बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, बड़ा आपका m1 बाहर। बड़ा ये m1 था, ठीक है। नीचे से r रेज टू पावर 3 भी बाहर निकाल लो। जैसे ही r रेज टू पावर 3 बाहर निकाला, बड़ा देखना क्या बच गया, 1 अपॉन 1 माइनस ए बाई आर की पावर 3 माइनस 1 प्लस ए बाई आर की पावर 3। फेयर इनफ। हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1, बड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ए बाई आर की पावर -3 1 प्लस ए बाई आर की पावर -3। अब देखना ये जो a है ये r के सामने बहुत छोटा है, भाई मैग्नेट की साइज तो बहुत छोटी है। अगर a r के सामने बहुत छोटा है तो ये a बाई आर बहुत छोटा है, और अगर a बाई आर बहुत छोटा है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन काम दे जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अगर x की वैल्यू 1 के सामने बहुत छोटी होती है तो हम इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो मैं इसे बड़े आराम से लिख सकता हूं 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m कैपिटल M1 अपॉन r रेज टू पावर 3। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि इस -3 को अंदर लेके आओ, तो माइनस माइनस बड़ा कितना हो गया, 1 प्लस 3a बाई आर, माइनस तो बड़ा है 1 माइनस 3a बाई आर। बड़ा ये 1 से 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3a बाई आर 3a बाई आर, मेरे ख्याल से 6a बाई आर हो जाएगा। अगले पेज पर मैं इस फोर्स को लिखने की कोशिश करता हूं। कुल मिलाकर मेरे पास जो एट्रैक्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई, बड़ा बोलना कितनी आ गई है, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m कैपिटल M r1 रेज टू पावर 3 इंटू 6 टाइम्स a बाई आर। एक बार बड़ा चेक करना मैंने सही लिखा है क्या, कुछ मिस तो नहीं किया, शायद सही है, ठीक है बेटा। स्मॉल m इंटू 6a, अरे अरे अरे, स्मॉल m इंटू 2a, स्मॉल m इंटू 2a कैपिटल M2 था, तो स्मॉल m इंटू 6a बड़ा मेरे ख्याल से 3 टाइम्स M2 हो जाएगा। बड़ा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स M2, 3 बेटा वो 2 पहले से लगा है, तो मेरे पास आ गया 6 टाइम्स कैपिटल M1 कैपिटल M2 हाँ 6 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन मेरे प्यारे बच्चों r रेज टू पावर 4। दिस इज द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज टू बार मैग्नेट्स। ये ऐसा रिजल्ट है जो हो सकता है कि बेटा हमारे फिर भाई अभी तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ है बेटा, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ है, और मैग्नेटिज्म में हो सकता है कि ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला आंसर हमारे कभी ना कभी फिर से काम आ जाए। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। 6 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन r रेज टू पावर 4। हो सकता है कई बच्चों को पहले से याद हो कि सर 2 डायपोल अगर इस तरह से एक्सेस से पढ़े होते थे तो फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था, फोर्स का आंसर आया करता था 6 टाइम्स k P1 P2 अपॉन r रेज टू पावर 4। बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ गया। हालांकि यहां पर एक बच्चा जो है ना वो एक तरीके से और रिलेट कर सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा कैसे करना है, वो रिलेट कर सकता है कि देखो सर
आपने एक चीज सिखाई थी कि अगर कोई डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पड़ा हो तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला था P इंटू DE/dr। एक डायपोल अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पड़ा हो तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था P इंटू DE/dr। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने अब लिख दिया। अब इसी तरह से मेरा बच्चा कह सकता है कि सर हमारा जो M2 डायपोल मोमेंट वाला जो मैग्नेट है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है। जो मैग्नेटिक फील्ड किसने क्रिएट की है? M1 ने की है। किसने की है? M1 ने की है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो आएगा, यहां पर बेटा क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर आएगा मैग्नेटिक डायपोलमेंट। तो इसका मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गया M2 इंटू D/dr ऑफ, वहां पर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसकी, बड़ा मैग्नेटिक फील्ड इसकी, इसकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पड़ा है। जिस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल मोमेंट पड़ा होता था, उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका ये डायपोल या फिर मैग्नेट डायपोलमेंट इस तरह से पड़ा है। F इज इक्वल्स टू M2 इंटू D/dr ऑफ, बेटा बताना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? M1 के कारण एक्सिस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है बेटा? 2 टाइम्स μ0/4π M1/r⁻³ जो कॉन्स्टेंट बेटा बाहर निकाल लो। 2 बाहर, M1 बाहर, M2 तो बेटा बाहर था ही, μ0/4π बाहर, बेटा सिर्फ और सिर्फ r⁻³ r⁻³ का डिफरेंशियल करना है। r⁻³ का डिफरेंशियल होगा बेटा -3/r⁻⁴। अरे बेटा r⁻³ का डिफरेंशियल नहीं होता ना यार, -3 बेटा नीचे ले आए, r⁻⁴, r की पावर बेटा -4 मैंने ऐसे लिख दिया। बड़ा माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है। मैग्नीट्यूड आपका बड़ा वापस से वही आ गया, चेक कर लो, दैट इज 6 टाइम्स μ0/4π M1 M2/r⁴। तो मैंने बेटा ऐसे वापस से फॉर्मूला वाला बोला नहीं है कि ऐसा फॉर्मूला वगैरह होता है। हालांकि आप निकाल सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट पड़ी हो तो उस पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कंपेरिजन कर दिया कि देख बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा था तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी ऐसा ही है। तो मैंने कुछ ऐसे अलग से नहीं किया बेटा, ठीक है, चलेगी ये वाली चीज़ यार। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसे एज ए पॉइंट बनाना चाहे तो बना सकता है कि if bar magnet of dipole moment M is kept in non-uniform magnetic field B, then force on magnet is m into dB/dr। बड़ा मैंने प्रूव नहीं किया, ठीक है, मैंने बिल्कुल ऐसा कंपैरिजन कर दिया है। हालांकि इस फॉर्मूले में कोई सवाल बेटा कहीं नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, यानी ऐसे ही वहाँ देखा तो आप इसे लिख दिया, ठीक है, उससे कुछ नहीं। ये जो डायपोल मोमेंट बेटा आपने रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होना चाहिए। जिस तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आपका जो मैग्नेट है वो भी उसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, तब जाके बेटा आपका ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। याद बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोल देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा बेटा, आपके पास अगर इस तरह से कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी, जिस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हुआ करते थे वैसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी हैं, वो ऐसे होंगे। नॉर्थ में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज यूं निकलेंगी निकलेंगी निकलेंगी। एक्सिस पर तो आप जानते हो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, एक्सिस पर तो बेटा आप लोग जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है। हाँ, बाहर वाले पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज विल बी लाइक दिस।
बड़ा बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ऐसी होंगी। नॉर्थ में से लाइन निकलकर बाहर वाले पॉइंट पर अगर देखोगे तो ऐसे साउथ में आएंगे। ये बड़ा एक तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। ये इक्वेटोरियल वाले पॉइंट चेक कर लो बेटा, एक्सिस पर तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा कैसे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। मैं एक बात और बोलूंगा, अंदर वाले पॉइंट पर यही लाइन बेटा पूरी कंप्लीट होंगी, ऐसे क्लोज्ड लूप बनाएंगे, ऐसे क्लोज्ड लूप बनाएंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाहर वाले पॉइंट्स पर तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये जो आपके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये साउथ से नॉर्थ है और पूरे क्लोज्ड लूप बनेंगे। बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पूरी पूरी क्लोज्ड लूप बनेंगी। तो बड़ा एक दो बातें लिख सकते हो उसमें। पहली बात, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिससे बेटा हम MLOF कहते हैं, विल फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है बेटा, क्लोज्ड लूप में भी आप ऐसा कह सकते हो कि बाहर वाले पॉइंट पे, मैग्नेट के बाहर तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा कहां से होंगी, नॉर्थ से साउथ होंगी, और मैग्नेट के अंदर बेटा कहां से कहां होंगे, साउथ टू नॉर्थ होंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो outside magnetic line of forces are from north to south, और inside magnetic line of forces are from साउथ टू नॉर्थ। तो जो लाइन बेटा नॉर्थ से निकली ना वो वापस नॉर्थ पर वापस भी आएगी। ठीक है, बाहर तो बेटा नॉर्थ से साउथ होगी, अंदर बेटा साउथ से ऐसे नॉर्थ होगी। ठीक है, तो क्या आपसे अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर पूछे तो आप बता सकते हो। अलग से बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को फील करने की जरूरत नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी बेटा वैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। जैसे कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो मैं क्या करूँगा कि इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पर टेंजेंट खींच दूंगा, ये टेंजेंट खींच दूंगा, तो ये डायरेक्शन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। सोचो बेटा क्या यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, आप लोग यहाँ से ऐसे होनी चाहिए, मैग्नेट पड़ी है ऐसे तो इक्वेटोरियल पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे। तो एक पॉइंट और लिखना चाहो, लिख सकते हो, टेंजेंट ऑन magnetic line of force will provide direction of magnetic field at that पर्टिकुलर पॉइंट, कि उस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो कैसे पता लगेगी, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो। जैसे कि मुझसे पूछ ले किस तरह ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दूंगा ऐसे, तो बेटा इस टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, एरो लगी हुई है ऐसे, तो बोल दूंगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। कोई मुझसे पूछ ले कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो बेटा मैं यहाँ पर खींच दूंगा एक टेंजेंट, अब एरो ऐसे लगी हुई है तो मैं बोल दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे। हर पॉइंट का तो नहीं कह सकता, लेकिन इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो आप बड़े आराम से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की बातें कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। हम थोड़े टाइम से तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ यही देख रहे थे कि कैसे मैग्नेट जो है वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्रिएट करती है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है किसी मूविंग चार्ज के कारण। और सही कहूँ तो यहीं से एक तरह से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट भी होता है। हमने अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जितना मैग्नेटिक
इफेक्ट वगैरह पढ़े हैं वो सिर्फ मैग्नेट की वजह से ही पढ़े हैं, फिर मोनोपोल की वजह से पढ़े हैं। वो काफ़ी हद तक हमें इस सिचुएशन को फील कराने में भी हेल्प करते थे कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, काफ़ी हद तक वैसा सा हमारा मैग्नेटिज्म भी है। आप फॉर्मली ऐसे कह सकते हो कि यहाँ से हमारी चीज़ें ऐसे स्टार्ट हो गई जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद करनी। हालांकि बार मैग्नेट पर जेई ने सवाल भी पूछ रखे, बट फिर भी वो सवाल तो बच्चे कंपेरिजन से भी कर लेते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था वैसे आपका मैग्नेट है, तो बच्चे कंपेरिजन से भी कर लेते हैं। हालांकि मैंने पूरा पढ़ा है, बट ठीक है बेटा, अगर ना पढ़ाएं तब भी बच्चे उन तरह के सवालों को तो कर भी सकते थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। ये सारे के सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये सारे के सारी एक्सपेरिमेंटल हैं। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बेटा इन फॉर्मूलों को और इन बातों को हमने प्रूव किया। सबसे पहली बात, सबसे पहले मान लीजिए बेटा आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, ऐसे चार्ज क्यू है, ऐसे रेस्ट पे, प्लस क्यू चार्ज है रेस्ट पे। अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से रेस्ट पे होगा तो आस पड़ोस के रीजन के अंदर किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सबसे पहली फाइंडिंग बेटा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी प्रकार की नहीं होगी। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वो किसी प्रकार के मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करेगा, किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। लिखना बेटा इस पॉइंट को, चार्ज एट रेस्ट doesn't create any magnetic field, किसी भी प्रकार की कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा पॉइंट, लेट से बेटा आपके पास ये कोई प्लस क्यू चार्ज है और ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये बेटा ऐसे किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, किसी इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इस चार्ज पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो सामने वाले जो पॉइंट होंगे वहां पर भी आपकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी और ये जो पीछे वाले पॉइंट होंगे बेटा यहां भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल है उसका जो लाइन ऑफ मोशन है, उसके लाइन ऑफ मोशन पर किसी प्रकार के कोई मैग्नेटिक प्रभाव, किसी प्रकार के कोई मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं आएंगे, ना तो सामने वाले पॉइंट पे ना ही पीछे वाले पॉइंट्स पे। तो अगला पॉइंट बेटा ये है, ऑन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल कॉमा there will be no magnetic field. There will be no magnetic field. Fair enough. यहां तक ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, ये मैं सारे के सारे पॉइंट बेटा वो बोल रहा हूं जो एक्सपेरिमेंटल है। आखिर में इन सारे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट से हम लोग फॉर्मूला भी निकालेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखने। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स हैं वो एक बार स्टेट कर रहा हूं, उनके बेस पर हम लोगों ने सारा फॉर्मूला निकाला है। ठीक है। अगर आपके पास ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसका बड़ा चार्ज है प्लस क्यू और वेलोसिटी है v, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सही बात है। इस बोर्ड के प्लेन में जो ऊपर वाले पॉइंट है, यहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स होगी, हर जगह ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगी। इसी तरह से जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ होगी, ऐसे। वी फाउंड दैट कि अगर चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी ऐसे है, चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो इस बोर्ड के प्लेन में जितने भी ऊपर वाले पॉइंट हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगी। यहां बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। दैट्स इट। अगर यही चार्ज नेगेटिव हुआ तो यहां और यहां एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगी। दिस इज द नेक्स्ट फाइंडिंग। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लेट से बड़ा चार्ज है आपका प्लस क्यू, वेलोसिटी है आपके पास v, तो
यहां से r डिस्टेंस दूर, ये मेरे पास कोई पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये बड़ा एंगल थीटा है। एंगल थीटा किस किस के बीच में है? एंगल थीटा है वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर। आर वेक्टर कहाँ से कहाँ है? आर वेक्टर की टेल चार्ज पर है और आर वेक्टर का हेड उस पॉइंट पर है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैं लिख देता हूं सारे पॉइंट्स को। बड़ा आर वेक्टर इज position vector of point at which magnetic field is to be found with respect to charge। बेटा चार्ज के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। थीटा क्या बेटा? थीटा इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर। आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज योर एंगल थीटा। ठीक है बच्चों, आगे चलते। नाउ अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, लेट्स से बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बाहर की तरफ होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए मैं इतना बोल दूं कि अगर मैं इस चार्ज को दुगना कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड दुगनी हो जाती है। अगर मैं इस चार्ज को 4 गुना कर देता हूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो जाती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। फेयर इनफ। अगर मैं चार्ज पार्टिकल की स्पीड को दुगना करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड दुगनी हो रही है। चार्ज पार्टिकल की स्पीड को अगर मैं 10 गुना कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड 10 गुना हो रही है। इट मीन्स दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर मैं दुगनी डिस्टेंस पर अगर निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड 1/4 आती है। 10 गुना डिस्टेंस पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड 1/100 आती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एंड वन मोर थिंग कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। और कुल मिलाकर मेरे पास जो फॉर्मूला आया है बड़ा वो आया है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बेटा ये तो कांस्टेंट, टाइम्स क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुल मिलाकर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला। वी हैव टू रिमेंबर इट बेटा, वी हैव टू रिमेंबर इट। हो सके तो बड़ा ये याद होना चाहिए, हो सके तो बड़ा याद होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से बड़ा ये होगी। अच्छा इसमें बड़ी सारी बातें आ गई। देखो अगर स्पीड 0 हुई तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। बड़ा हमारा सबसे पहला पॉइंट ही ये था कि अगर आपकी स्पीड 0 होगी तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। फॉर्मूला भी ये कह रहा है। दूसरे में बेटा देखना कि अगर थीटा की वैल्यू 0 या 180 हुई, थीटा की वैल्यू 0 या 180 हुई तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि बेटा साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। अब जरा ध्यान से देखो तो सामने वाले पॉइंट पर वी वेक्टर भी इस तरफ है, आर वेक्टर भी इस तरफ है। बड़ा वी वेक्टर तो इस तरफ है ही है, आर वेक्टर भी इस तरफ। वी वेक्टर और आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। थीटा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 0 तो मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0। पीछे वाले पॉइंट की अगर बात करूं तो वी वेक्टर ऐसे है और आपका आर वेक्टर ऐसे है। दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना है? 180 डिग्री। साइन 180 भी कितना होता है? 0। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी 0। अगला पॉइंट बेटा, it directly proportional to charge, directly proportional to V and inversely proportional to R का स्क्वायर। कुल मिलाकर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का बड़ा फॉर्मूला ये आ गया। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो V क्रॉस R की तरफ आएगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। किस तरफ आएगी? V क्रॉस R की तरफ। टेक योर टाइम। अगर किसी बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह नहीं याद है तो मैं याद करा दूंगा, मुझे इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगला पॉइंट नहीं बेटा, मैं उसको एक तरीके से ऐसे बोल रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो दैट इज म्यू नॉट, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू तो बड़ा ठीक है, वी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आई होप यू वॉन्ट माइंड दैट, बट मैंने ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
सर क्यों किया, बड़ा दिखाता हूँ। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है बेटा, चार्ज जो भी आएगा विद साइन आ जाएगा। वी आर साइन थीटा को बेटा मैं वी क्रॉस आर लिख सकता हूं अपॉन आर रेज टू पावर 3। ध्यान से देखो बेटा, वी क्रॉस आर से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। देखना कैसे, मैं चार्ज बेटा पॉजिटिव मान रहा हूं, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस आर की तरफ होगी। चेक करते हैं, वी है ऐसे, आर है ऐसे, वी है ऐसे, आर है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, वी क्रॉस आर की तरफ। वी की तरफ हाथ ले जाओ और आर की तरफ उंगलियों को कर्ल कर दो। अरे नहीं, ऐसे अगर उंगलियों को कर्ल करूंगा तो मेरा हाथ तो टूट जाएगा। सवाल करने के चक्कर में हाथ नहीं तोड़वाना है, तो सर क्या करूं बेटा, हाथ ऐसे ले जाओ वी की तरफ, ये रहा आपका आर, आर की तरफ उंगलियां कर दी है कर्ल, तो अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो वी क्रॉस आर है बाहर की तरफ, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ। यही हाल बेटा यहां पर है, यही हाल यहां पर है, चेक कर लो, ये रहा आपका आर वेक्टर। वी वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वी क्रॉस आर की तरफ होगी, तो वी की तरफ हाथ ले जाऊंगा, आर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दूंगा, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। सर नीचे वाले पॉइंट पे बेटा बिल्कुल सेम, ये रहा आपका आर वेक्टर, वी क्रॉस आर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा, आराम से चेक करना, वी वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर है ऐसे, वी की तरफ हाथ ले जाओ, ले गए, आर है ऐसे, आर की तरफ उंगलियां कर दिया कर्ल, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड है इस बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ। सर मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वी वेक्टर है ऐसे, आर वेक्टर ऐसे, वी की तरफ हाथ ले जाओ, आर है ऐसे, आर की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वी क्रॉस आर से आएगी। हाँ, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो वी क्रॉस आर के अपोजिट आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर यहां पर चार्ज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखना, तो ये जो चार्ज है बड़ा ये विद साइन लिखना, नेगेटिव होगा तो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वी क्रॉस आर के अपोजिट आ जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि चार्ज को आप इस तरह से प्लस माइनस के अंदर रख दे, हमारा काम बड़े आराम से चल जाएगा। विथ साइन लेते हैं, ठीक है बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर। बेटा ये फॉर्मूला ऐसा जो हमें बढ़िया तरीके से याद करना है, ठीक है बच्चों, ये हो सके तो बड़ा जरूर याद रखना। यहां से बेटा आपने एक बात को नोटिस किया होगा, हल्का फुल्का क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह बेटा आपने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, आपको याद होगा, वी क्रॉस आर जो होगा वो हमेशा वी वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। भाई वी ऐसे है और मान लो बेटा आर ऐसे है, तो वी क्रॉस आर हमेशा ऐसे होगा बाहर की तरफ। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वी वेक्टर और आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। जिस प्लेन में आपके वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो आप दो चार बड़ा बातें बोल सकते हो यहां पे। एक बात बड़ा बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing v वेक्टर एंड r वेक्टर। जिस प्लेन में आपके v वेक्टर और r वेक्टर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। सर बाहर होगी या अंदर होगी वो हम v क्रॉस r से चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमारे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी बेटा किसके, पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेफरेंस पर डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। सर कैसे? भाई ऑब्जर्वर पर चार्ज डिपेंड नहीं करता, आर वेक्टर डिपेंड नहीं करता, लेकिन वी वेक्टर तो डिपेंड करता है। चार्ज के पास कितनी वेलोसिटी है ये अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अगर चार्ज के पास अगर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है तो ऑफ कोर्स अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग हो सकती है। वो अलग बात है कि हम लोग जेई के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सारी की सारी चीज़ों को विद हम ग्राउंड से ही जज करते हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ा रेफरेंस फ्रेम की बातें नहीं करते हैं। फिर भी कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर क्या मैग्नेटिक फील्ड रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेटा, मैग्नेटिक फील्ड रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड depends on
रेफरेंस फ्रेम, जो भी बड़ा रेफरेंस फ्रेम है उस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बड़ा इसके अंदर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। बेटा कोई छोटा सा एलिमेंट है जिसमें करंट जा रहा है, उसके कारण आस पड़ोस के रीजन के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या फॉर्मूला होगा, वो हम एक बार हल्का सा स्टडी करते हैं और याद भी रखेंगे। ये लो बेटा दो फिजिसिस्ट थे, जीन बायोट एंड फेलिक्स सेवर्ट। इन्होंने बेटा इस लॉ को प्रपोज किया था। बड़ा मेरे ख्याल से जीन की स्पेलिंग शायद यही थी, दो बड़ा फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इस लॉ पर काम किया था और उन्होंने ये लॉ दिया था। क्या लॉ है सुनिएगा। मान लीजिए लेट्स से बेटा आपके पास एक छोटा सा एलिमेंट है करंट कैरिंग। ये बड़ा एक छोटा सा तार है ऐसे, जिसमें करंट जा रहा है I, और इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई है बेटा dl, लंबाई है dl। ठीक, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। उसके हिसाब से अगर देखें तो हाँ, यहां से एंगल थीटा पर r डिस्टेंस दूर, यहां बड़ा मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे अंदर की तरफ, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल लेंथ ऑफ दिस करंट एलिमेंट। इस छोटे से बेटा तार की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड इट गिव्स मी द फॉर्मूला कि मैग्नेटिक फील्ड इज, बट अगेन वही आपका कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड के अंदर बड़ा ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हो, बड़ा ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में जाएगी। इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन बेटा r रेज टू पावर 3। ये ले बेटा वेक्टर फॉर्म में अगर याद करना चाहो तो ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो dl क्रॉस r की तरफ होगी, dl क्रॉस r की तरफ होगी। सर कैसे, देखना बेटा dl वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगी जिस तरफ आपका करंट है। मतलब ये जो लेंथ है, इस लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, जिस तरफ करंट है। बात लिख भी दूं, dl वेक्टर विल हैव सेम डायरेक्शन एज करंट। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि बेटा करंट वेक्टर है, लेकिन करंट के पास डायरेक्शन तो है, जो डायरेक्शन करंट के पास है बेटा वही आपके पास dl के पास है। ठीक है, हाँ बेटा dl वेक्टर करंट की तरफ, r वेक्टर ऐसे, dl की तरफ हाथ ले जाओ, ले गए, r वेक्टर है ऐसा। सर dl क्रॉस r करना, dl क्रॉस r करने के लिए dl से r वेक्टर की तरफ उंगलियां कर दी कर्ल, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। सर मुझे इधर वाले किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बेटा इधर वाले किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वेरी सिंपल।
डीएल की तरफ हाथ ले जाओ, ले गए। डीएल किस तरफ है? जिस तरफ करंट है। डीएल की तरफ हाथ ले जाओ, आर वेक्टर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, कर्ल कर दी, अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। मैं फिर से बोल दूं बेटा, कैसे निकालोगे? डीएल क्रॉस आर से। और मैग्नेटिक फील्ड will be along dl क्रॉस r। सर dl क्रॉस r निकालूंगा कैसे? बेटा राइट हैंड थंब रूल, इट इज बाई राइट हैंड थंब रूल। इसलिए डायरेक्शन आपके पास ऐसे जाएगी। आई होप बेटा इट विल बी ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड का आपका फॉर्मूला बेटा हम लोगों को याद रखना है। हालांकि हम इस फॉर्मूले को जो चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड थी उससे डिराइव भी कर सकते हैं, उससे डिराइव भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं बेटा, हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। चलो करते हैं। आपने जो छोटा सा एलिमेंट लिया था बेटा उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाओ। ये बड़ा वायर है आपका, वायर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। वायर में करंट जो है बेटा वो ऊपर की तरफ है, लेकिन करंट किस कारण से है आप लोग जानते हो। करंट ऊपर की तरफ है, इसका मतलब आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे सारे के सारे नीचे की तरफ भागे भागे आ रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से बेटा? वीडी से। वीडी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप यू रिमेंबर दैट। इस कंडक्टर के अंदर आपको एन दे रखा है। एन मतलब बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस छोटे से तार की जो लंबाई है बेटा मेरे पास वो dl है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बेटा आपके पास वो a है। मुझे इस छोटे से तार की वजह से यहां कहीं बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जो डिस्टेंस बेटा आपके पास r है और ये वाला एंगल थीटा है। सोचते हैं इकलौते इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखनी आती है, आपको भी आती है। आप बोलोगे सर इकलौते इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू। क्यू नहीं बेटा, माइनस ई वी क्रॉस आर। बेटा वी क्रॉस आर इज ऑफ कोर्स वी डी क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। सर ये तो सिर्फ और सिर्फ आपने एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लिखी है। इस छोटे से तार के अंदर तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख दो। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा असम्पशन ले रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नज़दीक नज़दीक है, नज़दीक नज़दीक तो होने ही थे, आपने एलिमेंट ही छोटा सा लिया है, तो सबकी वजह से आर वेक्टर भी सेम है और सबकी वजह से थीटा भी सेम है, सबकी वजह से थीटा वगैरह सब सेम है। ठीक, तो आर वेक्टर भी आपका सेम है, वी डी वेक्टर भी सेम है, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम आएगा। तो मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दूं, भाई ये तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो तो सारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोचता हूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वॉल्यूम। अरे मेरे बच्चे ये वाला वॉल्यूम तो ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। बड़ा लेंथ आपकी छोटी सी है, दैट इज डीएल। अरे बड़ा ये डीएल है, ये बड़ा कटिया बन गया अपना काम, बड़ा बन गया अपना काम। मेरे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन ए ई वी डी डी एल क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3। मैंने वी डी की जगह डी एल लगा दिया, एक ही बात है बेटा, है ना। मैंने सिर्फ भाई वी डी तो मैंने लिखा तो ही, सिर्फ उससे बड़ा पोजीशन चेंज की मैंने, तो बस जो वेक्टर था मैंने वी डी की जगह डी एल पे लगा दिया। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर वी डी और डी एल में तो 180 डिग्री का एंगल है, डीएल वेक्टर तो हम हमेशा उस तरफ लेते हैं जिस तरफ करंट है और वीडी हमेशा उसके अपोजिट है। उस अपोजिट को कंपनसेट करने के लिए मैंने माइनस उड़ा दिया, मैंने माइनस भी उड़ा दिया और मैंने वीडी के ऊपर वेक्टर लगा था, उस वेक्टर को उठा के बेटा कहां पर लगा दिया? डीएल वेक्टर पे लगा दिया। मैं जानता हूं कि वीडी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, बेटा एक माइनस साइन होता था उसको निपटा दिया। इस एन ए ई वीडी को बेटा पहले से जानते हो, दिस इज योर करंट और दिस इज योर करंट। बेटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर रेज टू पावर 3 अपॉन आर रेज टू पावर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड।
तो छोटे से एलिमेंट की वजह से कोई मुझसे पूछे कि सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बेटा दिस इज द मैग्नेटिक। हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बेटा, बार बार बोल चुका हूं, वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अरे भाई डीएल क्रॉस आर की तरफ होगी। ठीक है बच्चों, आई एम रियली होपिंग कि बेटा बात समझ में आपकी आ गई है। मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा बेटा, अकेले चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो रेफरेंस फ्रेम पर मतलब ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी वाली मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट कैरिंग वायर के कारण है, ऐसा तार जिसमें करंट जा रहा है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेगी। मेरे बच्चे कंफ्यूज कि सर क्यों नहीं करेगी। मेरा बच्चा कहेगा सर एक काम करो, एक ऑब्जर्वर ले लो ऐसे, और इस ऑब्जर्वर को ऐसे चला दो वीडी वेलोसिटी से। सर अगर मैं इस ऑब्जर्वर को वीडी वेलोसिटी से अगर चलाऊंगा तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रेस्ट पे आ जाएंगे, और अगर सारे के सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे आ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आ जाएगी। आपकी बात पार्शियली करेक्ट है। ऑब्वियस बात है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इस सिस्टम में प्रोटॉन्स भी हैं। प्रोटॉन्स भी तो हैं, प्रोटॉन्स भी तो हैं। जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको लगता है कि प्रोटॉन्स तो रेस्ट पे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यूं आ रहे हैं, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, मैग्नेटिक फील्ड ये आई। जो ऑब्जर्वर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ 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 भाग रहा है उसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स तो रेस्ट पे हैं, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ वीडी से जा रहे हैं। भाई प्रोटॉन्स वैसे तो रेस्ट पे हैं, लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर नीचे की तरफ वीडी से अगर जाएगा तो उसको प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ वीडी से जाते हुए नजर आएंगे। तो ऑब्वियस बात है कि जो प्रोटॉन्स ऊपर की तरफ वीडी से जाएंगे उनके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो, और इलेक्ट्रॉन्स जो जिनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ वीडी है उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आएगी, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आएगी। तो अगर कोई बच्चा कह दे कि सर अकेले चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, यस दिख गया था हम लोगों को, लेकिन वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं कर रही। कारण आप समझ गए होंगे, अगर आप इस तरह से इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ वीडी, अगर आप उनके साथ बेटा वीडी से आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स भले आपको रेस्ट पे नजर आएंगे, लेकिन सारे के सारे प्रोटॉन्स आपको ऊपर की तरफ वीडी से जाते हुए नजर आएंगे। प्रोटॉन्स अगर ऊपर की तरफ वीडी से अगर जाते हुए नजर आएंगे तो वो उतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगे जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे थे, और उसी डायरेक्शन में भाई इलेक्ट्रॉन्स का नीचे आना और प्रोटॉन्स का ऊपर जाना, बात तो एक ही है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज independent of observer और रेफरेंस फ्रेम। बड़ा ये ऑब्जर्वर और रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चों, ये वाली बात समझ में आएगी होगी, इंटरेस्टिंग बात थी बेटा। आगे चलते हैं बच्चों। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ छोटे से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली है और याद की है। अगर वायर बड़ा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो भी हमें याद रखनी है। तो चलिए हेडिंग लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं ना तो आप समझ जाना कि सर के बोलने का अर्थ है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीन वर्ड बड़ा अपन ने लिखे थे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। बेटा किसी स्ट्रेट वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी अभी देखते हैं। मान लीजिए बच्चों कि आपके पास ये कोई स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर के अंदर लेट से कोई ना कोई करंट जा रहा है आई ऐसे, ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर से कुछ डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। लेट से आर डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ऐसे आर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फिर ना ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका जो एंगल है परपेंडिकुलर से, ये बड़ा लेट से θ1 है, और नीचे वाले एंड का इस परपेंडिकुलर से जो एंगल है लेट से बेटा वो θ2 है, और मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। बिल्कुल निकालेंगे, मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, हम इसको डिराइव करेंगे। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ
और उसका फॉर्मूला होगा बेटा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिंपल। थीटा 1 और थीटा 2 क्या समझ में आ गया? ऊपर वाले एंड ने परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रखा है, नीचे वाले एंड ने परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बना रखा है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वी हैव टू हैव रिमेंबर इट। बेटा हमें ये याद रखना है। हालांकि मैं डेरिवेशन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन तो आपकी समझ के लिए है, चीज़ों को बेसिक से देखने के लिए है, ठीक। और हो सकता है बोर्ड में भी काम आ जाए, बट बेसिक से बातों को समझने के लिए डेरिवेशन है। हमारे सवाल जो होंगे वो तो बड़ा फॉर्मूले से ही होंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। इस किसी भी स्ट्रेट लाइन की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से जिसमें करंट जा रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इसके लेफ्ट वाले पॉइंट पर भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इतना ही है, बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वैसे बाहर की तरफ होगी, यहाँ पर आउटवर्ड्स होगी, यहाँ पर इनवर्ड्स होगी। इनवर्ड्स को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ और आउटवर्ड्स को मैं ऐसे डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आई होप बेटा इतना मामला सेट। आप जितना दूर जाओगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो लगातार घटेगी। अब चलिए मैं इसकी छोटी सी डेरिवेशन कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से डेरिवेशन है, इंटरेस्टिंग से डेरिवेशन है, ऐसे कोई बहुत बोरिंग नहीं है। ये बड़ा आपके पास स्ट्रेट वायर जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसमें करंट जा रहा है बेटा I और यहां से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल निकालेंगे। आप कहोगे सर मुझे इतने बड़े वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो नहीं आती, लेकिन एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है। तो चलिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट पर मानते हैं। कैसे? सुनिएगा, यहां से इस पॉइंट से x डिस्टेंस ऊपर जाना बेटा, x डिस्टेंस ऊपर जाना और एक छोटा सा चिन्ना सा कट लगाना dx विड्थ का, उसमें करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे, और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका r वेक्टर है ऐसे। मुझे जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बड़ा वो वाला पॉइंट तो ये रहा, ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये बड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी r है। अच्छा बड़ा डायग्राम जो है ना वो ये वाला ही है, सेम डायग्राम, बस मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक। लेट से बड़ा आपका ये वाला एंगल थीटा है। मुझे छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है, आपको भी आती होगी। फॉर्मूला था बड़ा, क्या फॉर्मूला था? छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट जो है उसमें करंट पता है, उसकी लेंथ पता है, उसकी यहां से डिस्टेंस पता है। सर डिस्टेंस कितनी है बड़ा? अगर ये डिस्टेंस r है तो ऑफ कोर्स बड़ा ये डिस्टेंस आपके पास r sec थीटा है, ठीक है। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। हमारा जो dl वेक्टर है और r वेक्टर है उसके बीच का एंगल भी पता है बेटा। देखना dl वेक्टर किस तरफ होता है? जिस तरफ करंट होता है। ये रहा आपका r वेक्टर। dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा? बहुत आसान है, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा, और अगर ये वाला एंगल थीटा तो टोटल एंगल का π/2 प्लस थीटा, टोटल एंगल इज 90 डिग्री प्लस थीटा। सो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? एलिमेंट है छोटा सा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी छोटी सी। क्या फॉर्मूला था मेरे प्यारे वाले बच्चों? बायोट सेवर्ट्स लॉ लगाना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl, dl नहीं बेटा dx, इस एलिमेंट की लेंथ तो dx है, I dl साइन थीटा, थीटा नहीं बेटा π/2 प्लस थीटा। सर क्यों? क्योंकि बेटा एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r इज नॉट थीटा, इट इज π/2 प्लस थीटा अपॉन r का स्क्वायर, r नहीं बेटा r sec थीटा का स्क्वायर। अरे मेरे प्यार बच्चों समझ तो गए ना, मैं बोल कुछ और रहा हूँ लिख कुछ और रहा हूँ। डिस्टेंस यहां से देखिए r थोड़ी है, r sec थीटा है। तो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है। ये बेटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। कितनी आ गई जरा चेक करना। दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dx cos थीटा अपॉन 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 r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। इस मैग्नेटिक फील्ड की आप डायरेक्शन लिख सकते हो। कैसे? ये रहा आपका dl वेक्टर, ये रहा आपका r वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा dl क्रॉस r की तरफ होती है, तो एक काम कीजिए, dl की तरफ हाथ ले जाइए,
ले गए। राइट हैंड थंब रूल लगाने के लिए डीएल क्रॉस आर कीजिए। अगर क्रॉस आर ऐसे करूंगा तो हाथ तो टूट जाएगा। सवाल करने के लिए हाथ तोड़ना नहीं है, तो क्या करें, डीएल की तरफ हाथ ले जाओ, ये रहा आपका आर, आर की तरफ उंगलियां कर्ल करो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड विल भी अंदर की तरफ। तो ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आई है ये अंदर की तरफ है बेटा, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, गलत नहीं है, ठीक। इसी तरह से मैं जितने भी छोटे 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 एलिमेंट लूंगा सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ अंदर की तरफ अंदर की तरफ आएगी। सर पक्का? हाँ बेटा बिल्कुल पक्का। सर नीचे वाले पे करके दिखाओ, बेटा दिखा देता हूँ। नीचे वाले पर मैं देखूंगा तो बेटा मेरे पास करंट आ रहा है ऐसे, तो तेरा डीएल वेक्टर आएगा ऐसे, आर वेक्टर आएगा ऐसे, डीएल ऐसे, आर ऐसे। डीएल की तरफ हाथ ले जाओ, आर की तरफ उंगलियां कर्ल कर दो, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ। तो चाहे आप एलिमेंट यहां ले, चाहे यहां ले, चाहे यहां ले, चाहे यहां ले, चाहे यहां ले, हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही आ रही है। तो बस कोई बात नहीं बेटा, सीधा जोड़ देंगे, हमारा आंसर आएगा। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट। देखना क्या इंटीग्रेट करना है मेरे को इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बट इट्स नॉट दैट टफ। हो सकता है किसी बच्चे को मुश्किल लग रहा हो, इट्स नॉट दैट टफ, मैं सब कर लूंगा। सुनना, अब बच्चे इसमें हल्के से परेशान है कि सर इसमें थीटा भी वेरी कर रहा है और एक्स भी वेरी कर रहा है। भाई डी एक्स भी है और थीटा भी है। सर काश इक्वेशन में या तो थीटा होता या एक्स होता। थीटा होता तब भी मैं सोल्व कर लेता, एक्स होता तब भी सोल्व कर लेता। हालांकि हमने जो फॉर्मूला याद कर रखा है वो थीटा की टर्म्स में याद कर रखा है, तो एक काम करते हैं एक्स को उड़ा देते हैं। सर एक्स तो है ही नहीं, डी एक्स है। अरे हाँ ठीक है, एक ही बात है, उड़ जाएंगे। अगर डी एक्स भी उड़ जाएगा, देखना 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 बेटा। एक्स अपॉन आर इज टेन थीटा, तो एक्स इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा। डिफरेंशिएट कर दो, एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स, आर तो बड़ा कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस dx को उठाओ वहां रखो, मेरे पास आ गया म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dx cos थीटा। dx को क्या लिखना है, dx को लिखना है r टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा, एक बेटा cos थीटा आपका पहले से है, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। नीचे बेटा पहले से आर स्क्वायर तो बाहर निकाल चुका हूं बेटा, ये सेक स्क्वायर गायब, एक आपका आर भी गायब, और कुल मिलाकर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ बेटा एक आर मैंने गायब कर दिया, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सर थीटा को कहां से कहां तक वेरी करूं बेटा? थीटा को देखो बेटा, 0 से θ1 अगर वेरी करोगे तो यहां से यहां तक के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। सो मुझे तो यहां से तक भी करना है, तो एक काम करो बेटा, -θ2 से +θ1। कहां से कहां? -θ2 से +θ1। नीचे वाला एंगल आपका नेगेटिव था, ऊपर वाला एंगल आपका पॉजिटिव, तो -θ2 से +θ1, -θ2 से +θ1। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है बड़ा। मेरे पास कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यहां कर दो फाइनल कैलकुलेशन, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, बड़ा कॉस तक इंटीग्रेशन तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा। कहां से कहां तक बेटा? कहां से कहां तक? -θ2 से θ1। दैट गिव्स मी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन θ1 माइनस साइन -θ2। बेटा साइन माइनस छोड़ा है, माइनस साइन θ2, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, मैंने एक स्टेप उड़ाया बेटा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा यही वाला फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा है बेटा, यही वाला फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा है। तो नीचे वाले एंगल को मैंने डेरिवेशन के अंदर नेगेटिव ले लिया। आपको नेगेटिव नहीं लेना है, आपको नेगेटिव नहीं लेना है, आपको ना पॉजिटिव लेना है। हमने इस डेरिवेशन में नेगेटिव ले तो लिया, तो अगर मान लो बेटा ऊपर वाला एंगल 30 हुआ, नीचे वाला एंगल 30 हुआ, तो आप θ1 को भी 30 लिखोगे और θ2 को भी 30 लिखोगे। सर आपने तो यहाँ पर θ2 नेगेटिव लिया, बट मैंने तो लिया नेगेटिव। आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट कर देना, आपका बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा भी दूंगा, आप चिंता मत करना। ठीक है, ये हमारे पास बड़ा बड़े आराम से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। हम लोग बड़ा इस फॉर्मूले को ऑफ कोर्स बड़ा याद भी रखेंगे।
ठीक है बच्चों, अच्छा फॉर्मूला है, अच्छी डेरिवेशन है, हम ढंग से बढ़िया से इस बात को समझें। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इस तरह का अगर वायर है तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं एक बात और बोलूंगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप समझ गए हो, अच्छी बात है। मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में एक छोटी सी बात और एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा। सुनना, अगर आपके पास ये तार है, स्ट्रेट वायर है, और इसमें अगर कोई करंट यूं जा रहा है आई, ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए एक छोटा सा एक जुगाड़ और है। जुगाड़ बोल रहा हूं बेटा, जुगाड़ ये है कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपने राइट हैंड का थंब ले लो, ले लिया। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ हथेलियां फैला दो, फैला दी। अब जिस तरफ आपकी हथेलियां पॉइंट कर रही हैं, हथेलियां किधर पॉइंट कर रही हैं? अंदर की तरफ। जिस तरफ हथेलियां पॉइंट कर रही हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर वाले जितने भी पॉइंट होंगे सब पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। नहीं समझ में आया? मुझे रिपीट करने दो। ये स्ट्रेट वायर है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यहां पर निकालेंगे। जिस तरफ स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है उस तरफ राइट हैंड का अंगूठा लगा दो, अंगूठा पॉइंट कर दो ऐसे। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर हथेलियां फैला दो। हथेलियां जिस तरफ पॉइंट कर रही हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हथेलियां पॉइंट कर रही हैं बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ। इससे ये वाला काम और सेट हो गया। ये तार है, करंट जा रहा है यूं। मुझसे तुम पूछ रहे हो सर यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बड़ा वेरी सिंपल, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। सर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैलाई, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। सर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सेम बात, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। आई होप तुम समझ गए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसी लाइन बनाएंगे, ऐसे थोड़ा कर बनाएंगे, ऐसे लाइन थोड़ी है। इस तरह से बेटा आप थोड़े से ट्रिक से और फास्ट आंसर निकाल सकते हो। डीएल क्रॉस आर से तो आंसर आना ही आना है, ये थोड़ी सी अपनी ट्रिक थोड़ा सा अपन को और फास्ट आंसर दे देगी। ठीक है बच्चों, आई रियली होप बेटा बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, और हम एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दें कि अगर आपके पास इस तरह से कोई वायर है और उसमें अगर करंट जा रहा है इस तरह से आई, तो आस पड़ोस के रीजन के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो ऐसे होंगी, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो यूं होंगी, ऐसे ऐसे होंगी। तार अगर ऐसे करंट जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, ऐसी आपकी बड़ी मैग्नेटिक लाइन ऑफ होंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए कि तार में अगर करंट उल्टा है, अगर मान लीजिए बेटा करंट ऐसे है, तो करंट अगर ऐसे है तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा लगा दो। ठीक, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस तरफ हथेलियां फैला दो, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। यहाँ निकालनी हो तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, करंट जा रहा है नीचे, इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहाँ इस तरफ, पूरा का पूरा यूं सर्कल में। ऐसे बेटा आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी। जिस तरह की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थे बेटा उसी तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हो कि ये एक तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड की फीलिंग देती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस तरफ कैसी कैसी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, इससे अपना काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा। चलिए मैं 2-4 सवाल पूछ रहा हूँ बेटा पहले आपसे, अच्छे अच्छे सवाल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, मेरे पास कोई ऐसे बहुत बड़े ताम झाम नहीं बेटा। एक बार आपके पास बेटा ये वायर है, इस वायर में कोई ना कोई करंट जा रहा है आई, और ये आर डिस्टेंस दूर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दूर, ये मेरे पास बेटा कोई ना कोई पॉइंट है, और ये जो डिस्टेंस है ये बेटा 4r/3 है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये आपका 3r/4 है।
ये बड़ा पॉइंट P है। सवाल बड़ा सिंपल सा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बड़ा बहुत सिंपल, करंट पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ऊपर वाले पॉइंट ने कितना एंगल बना रखा है दिख ही रहा होगा बड़ा सा बच्चों को मेरे ख्याल से। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज 4/3, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 53 डिग्री। यहाँ अगेन नीचे वाले ने कितना एंगल बना रखा है ये भी दिख रहा है मुझे तो बेटा, ये आपका एक तरह से θ1 हो गया, ये आपका θ2 हो गया। मैं कह सकता हूँ कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3r/4, बड़ा ये आपके पास r, तो दैट इज आई थिंक 37 डिग्री। tan थीटा इज 3/4, सो थीटा कम्स आउट 37। अगर आपके पास करंट जा रहा है ऐसे, तो जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अंगूठा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ हथेलियां फैला दी हैं, इस तरफ हथेलियां पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, बड़ा हथेली पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, बड़ा क्या वैल्यू होगी, μ0I अपॉन 4πr इंटू साइन 37, सो साइन 53 डिग्री प्लस sin 37 degree. That comes out to be μ0I upon 4πr. Sin 53 is of course बड़ा 4/5. Sin 37 is 3/5. बड़ा कितना आ गया? μ0I upon 4πr into 7/5. This is the magnetic field. डायरेक्शन भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको बड़े आराम से पता है, हमने बड़े आराम से सारा सवाल निपटा दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को?